हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैदिक काल का। ये दूसरा वीडियो है। ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, वैदिक काल का जो भी वैदिक साहित्य थे, सारे चीज़ों के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें हम वैदिक काल में राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे और सामाजिक जीवन, साथ में कुछ विविध जो चीज़ें रहेंगी उन चीज़ों को हम इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वैदिक काल का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा अगला वीडियो आएगा महाजनपद का। फिर उसके बाद हमारा वीडियो आते रहेगा, जैसे कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सबका। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो हम इसमें देखेंगे पहले कि जो शासन की इकाई थी, जो प्रशासन की इकाई थी, वो किस तरह से चल रही थी। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। सबसे छोटी इकाई पूछती है एग्जाम में, सबसे बड़ी इकाई पूछती है, तो सारे चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई का, तो सबसे छोटी इकाई का नाम था कुल या परिवार। सबसे छोटी इकाई का नाम था कुल या परिवार। मतलब ये समझ लीजिए कि 2 से 3 लोग रह रहे हैं, तो ये एक तरह से परिवार हो चुका है। ठीक है, ये एक तरह से परिवार हो चुका है। ठीक है, अब बात करेंगे उससे ज्यादा। जब बहुत सारे परिवारों को मिला के बनता था तो होता था गांव। जैसे कि मान लेते हैं कि एक परिवार है, 3 लोग, एक परिवार है, एक परिवार है, ये जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ये परिवार है। अब इन सारों को मिला के बन गया भाई गांव। क्या बन गया? ये गांव बन गया। ठीक है, चीजों को आप समझ रहे हैं, ये बन गया गांव। तो 20 क्या होता है कि बहुत सारे ग्रामों को मिला के एक 20 बनता था। ठीक है, उसमें जो भी इकाई था, जैसे कि उसमें क्या था, कबीला ढांचा था। जो वैदिक सभ्यता की बात करें तो पूरा कबीलाई ढांचा था। ठीक है, कोई मतलब ये नहीं था कि जिस तरह से हम सिंधुआड़ी सभ्यता की बात कर रहे थे उस टाइप का नहीं था। ये एक कबीलाई ढांचा था। जैसे 20 की बात करेंगे तो आप यही समझ लीजिए, जो मैंने डायग्राम बनाया है, सेम डायग्राम को मैं अगर बना दूं फिर से, एक गाँव हो गया, ये परिवार हो गया, एक गाँव हो गया। अब ये 2 गाँव को मिला के, 3 गाँव को मिला के, 4 गाँव को मिला के ये बनता था 20। जैसे कि आज के हम देख रहे हैं कि पंचायत बनता है जिस तरह से। ठीक है, अब बात तो सबसे जो बड़ी इकाई थी जन थी। सबसे बड़ी इकाई थी जन, जो बहुत सारे 20 को मिला के बनता था जन। बहुत सारे 20 को मिला के बनता था जन। तो इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, समझ चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई पूछता है कि ऋग्वैदिक काल या या वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई कौन था, तो कुल था या परिवार इसको बोल सकते हैं। उसके बाद ग्राम 20 और सबसे बड़ी इकाई थी जन। ये जन सबसे बड़ी इकाई कब तक चली? जब तक ऋग्वैदिक काल था, जब तक के ऋग्वैदिक काल था। ओके, जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या है भाई? उत्तर वैदिक काल में ये है कि इस समय लोहे की खोज हो जाती है। जब लोहे की खोज आती है तो बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है और क्षेत्र बढ़ते जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर के जो जन थे, जैसे कि बात करें यहाँ पर के जो राजा जो भी रहे होंगे, जो भी कबीलाई ढांचा का, इनका मुख्य काम था कबीलों की रक्षा करना। इनका ये कोई काम नहीं, पशुपालन था, गायों की रक्षा करना, क्योंकि गाय सबसे महत्वपूर्ण था उस समय। जिनके पास जितना गाय, जितना जितना पशु, वो सबसे ज्यादा अमीर था। तो लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि अब कबीला कबीला के बीच में लड़ाई होने लगता है। एक कबीला दूसरे कबीलों को बीच में लड़ाई होने लगता है, बस पशु के लिए। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाना, बहुत सारा क्षेत्र एरिया को काट काट के क्षेत्र को बढ़ाना। उत्तर वैदिक काल में अब ये होता है कि जो एरिया, अब जो पहले जो कबीला का रक्षा करना था राजा का, अब राजा का काम हो गया एक तरह से क्षेत्र विशेष पे ध्यान देना। अब वो 2 कबीलों को मिला के एक नया बड़ा कबीला बना रहा है। मतलब एक तरह से अब राजा का काम हो गया क्षेत्र विशेष। पहले था कबीला विशेष रक्षा करना, लेकिन अब क्षेत्र विशेष। जैसे कि आज के जो भी हमने प्राचीन काल में राजा को देखा, उनका क्या काम था? उनका काम अपने उनका क्षेत्र होता था। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष का एक रूप लेने लगा। तो यही देखते हैं कि जन जन को मिला के उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण होता है। जन जन को मिला के उत्तर वैदिक काल में जनपद का होता है। और यही जनपद आगे चल के महाजनपद का रूप लेता है। जैसे कि हमने देखा जितने भी हमारे महाजनपद थे। ठीक है, देखेंगे आगे हम महाजनपद को। तो जनपद का होता था। अब देखिए ये चीजें हैं कि इनके प्रमुख क्या बोलते हैं, कुल के जो प्रमुख थे। जैसे मैं इधर लिख दूं प्रमुख, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण होगा मैं उन्हीं चीजों को बारे में चर्चा करूंगा, अदरवाइज सारी चीजों को मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो कुल के जो मुखिया बोलते थे, कुल के प्रमुख को बोलते थे कुलप। क्या बोलते थे भाई? कुलप। ग्राम के प्रमुख क्या बोलते थे भाई? ग्रामनी। विष के विषपति। जन का देखिए, जन के जो थे उनका बहुत सारा नाम था। पहला तो जनपति हो गए हैं, जनस गोपा, गोपति। देखिए गोपति, क्योंकि गांव
मैंने बोला गायों की रक्षा करना ही सबसे महत्वपूर्ण था, गाय सबसे महत्वपूर्ण था, तो उनको गोपति बोला गया। जन गोपा गया, जो जन के गायों की रक्षा करे, जनपति बोला गया। ये जन का, जन जो था कबीला का एक ढांचा था, उसके प्रमुख का नाम था। तो राजनीतिक जीवन में हमने ये चीज देखा। अब थोड़ा सा और चीजें हम देखेंगे कि जो ये सारे, जैसे कि जन में एक राजा हुआ, जनपति, जनपति की सहायता के लिए और भी प्रमुख प्रमुख पद थे। उन चीजों को अगर देखते हैं तो उनमें प्रमुख पद थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, क्या था? पुरोहित था, जो राजा को कभी कभी न्याय न्याय या राजा को युद्ध में कुछ सहायता देना हो तो ये पुरोहित का काम था, ठीक है। सैनिक था। अब देखिए, जो सैनिक था वो नियमित नहीं था। देखो, ऋग वैदिक काल की बात करेंगे तो सैनिक नियमित नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक सैनिक रखते थे राजा, क्योंकि वहां पे राजा का काम क्षेत्र विशेष था ही नहीं ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ऋग वैदिक काल में क्या था कि जो भी राजा थे वो कबीला का रक्षा करते थे। तो कभी कभी कबीला से कभी लड़ाई हुआ तो जो कबीला में जो मतलब हट्टे कट्टे आदमी होते थे उनको सैनिक रूप में, मतलब लड़ाई के समय बुला लेते थे। बस यही था, नियमित रूप से नहीं था, कोई सैनिक का वेतन नहीं मिल रहा था। बस वो एक सैनिक, मैंने ये बता दिया कि सैनिक था। रथकार थे, जैसे उसमें जो भी रथ हो तो उनको खींचने के लिए रथकार थे। ग्रामणी, तो अब मैंने बताया ग्रामणी थे ही, क्योंकि सारे जन के हेल्प के लिए, ठीक है। ओके, अब इस समय के जो राजतंत्र तो थे कन्फर्म, क्योंकि राजतंत्र थे, वंशागुनत चल रहा था सब चीजें। ओके, एक सभा और समिति का नाम मिलता है, सभा और समिति का। देखिए, अगर हम वैदिक सभ्यता को डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके कम से कम तो एक ही घंटे का 3 से 4 वीडियो हो जाएगा। तो ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको वनडे एग्जाम के लिए एमसीक्यू की तैयारी करना है। तो जैसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो सारे का फिर एमसीक्यू सीरीज चलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। उससे बहुत ही ज़्यादा चीज़ हेल्प होगा। सारा का मॉक टेस्ट भी ऐप पे अवेलेबल होगा, तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। अभी ऐप पे थोड़ा काम चल रहा है, तो ऐप को आप डाउनलोड जाके कर सकते हैं और अपने नंबर से रजिस्टर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है। फिर उस ऐप पे सारी चीज़ें डाला जाएगा, ठीक है। तो सभा और समिति, अब ये सभा और समिति एक ऐसा संस्था था जो कि राजा का चयन करता था। एक तरह समझिए कि सभा और समिति के पास इतना पावर था कि राजा का चयन करना, तो मतलब राजा मनमानी नहीं कर सकता। जो भी जनपति होता था उसका सब सभा और समिति पे कंट्रोल होता था। अब देखिए, इसमें क्या था कि जो कर था, कर जिसमें जो टैक्स था, ऋग्वैदिक काल में, सब ऋग्वैदिक काल की बात करें, स्वेच्छा से था कि अगर आपको मन है तो दीजिए, और इस स्वेच्छा कर को बोलते थे बलि। तो ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जो टैक्स दिया जाता था उस टैक्स का नाम था बलि, जो स्वेच्छा रूपी कर था। कैसा था? स्वेच्छा रूपी कर था। अब देखिए, हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज, जन से जनपद का बनना। अब ये जनपद, ये जो जनपद था, इसके मुख्य, इनके मुखिया को बोलना जाना क्या भाई? तो भूपति। चीजें देखिए, भूपति, क्योंकि अब ये क्षेत्र विशेष, अब जमीन, अब क्षेत्र विशेष, भू का भूपति बोला कि भू का राजा, क्षेत्र का राजा, क्योंकि यहाँ तक कि जो कबीला पर सीमित था, एक लोगों का रक्षा करना सीमित था, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि एक पूरे एरिया को जीतने लगा, एरिया को जीत जीत के अपने साम्राज्य को फैलाने लगा। तो इसलिए इस समय जनपद के जो मुखिया था उसका नाम हो गया भूपति, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा चीजों पे चलूंगा, एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, आपको समझना होगा ध्यान से। देखिए, उस समय क्या था कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजाओं का अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ में, उत्तर की बात करें, उत्तर में राजा का नाम था विराट। जो उत्तर में जो राजा था उनका उपाय था विराट का। हम बात करेंगे पूरब में तो सम्राट बोलते थे, ओके। इधर दक्षिण में बात करेंगे तो भोज, और इसमें सौराट, सौराट है, ये ध्यान रखिएगा। बीच वाला को तो राजा राजा बोलते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सारे, इन सारे राजाओं को, इन सारे राजाओं के ऊपर जो विजयी प्राप्त कर लेता था उसका नाम उसको उपाधि मिल रहा था एक राट का। कैसा भाई? एक राट का, या सार्वभौम का। तो ये सवाल हो सकता है आपको, कभी कभी देखते आगे पढ़िएगा तो बताऊंगा मैं कि किस राजा ने एक राट की उपाधि धारण की। तो आप समझ जाइएगा उस समय कि चारों दिशाओं के राजा के ऊपर जीत हासिल किया हो, तभी इसका नाम हो गया। क्लियर? तो देखिए, ये अब क्या हो गया, सारे राजाओं को जीतने का काम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम उत्तर वैदिक की बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? सभा और समिति, जो मैंने बताया कि सभा समिति का क्या काम था कि राजा का चयन करना, राजा का कंट्रोल करना। लेकिन सभा समिति का क्या होता है? ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक पीरियड में क्या होता है कि सभा समिति का कोई कंट्रोल नहीं होता। सभा समिति एकदम एक नाम मात्र के बन जाता है, ओके। इस समय की बात करेंगे और भी प्रमुख अधिकारी कौन थे, जैसे कि उसमें मैंने देखा कि रथकार था, पुरोहित था। इसमें वो सब तो अधिकारी थे ही, साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी बनता है, वो हो रत्नीन। रत्नीन, ठीक है। कौन था? रत्नीन।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक रत्नीन एक अलग अधिकारी बनता है उत्तर वैदिक काल में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सारे अधिकारी के बारे में कि अगर एग्जाम में आ जाए कि रत्नीन क्या था, किस काल का, मतलब कहने का तो सिंधु घाटी सभ्यता के काल का था या वैदिक काल का, या मतलब इस तरह से चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें जो भी टैक्स था, जो भी कर था, वो पहले स्वेच्छा से था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की बात करेंगे उत्तर वैदिक में ये रेगुलर हो गया, नियमित हो गया भाई कि अब टैक्स देना है तो देना है। और ये पूरे उपज का 1/6 भाग था, पूरी उपज का 1/6 भाग लगभग 16% था, 16 पॉइंट समथिंग %। आप चीजों को समझ सकते हैं। ये हमने राजनीतिक जीवन में पढ़ लिया और इससे ज्यादा सवाल नहीं आ सकते राजनीतिक जीवन के ऊपर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सामाजिक जीवन की बात करेंगे कि हमारा सोशल लाइफ उस समय क्या था, उस समय के लोग क्या क्या चीजें थी। तो हम चीजों को ध्यान से पढ़ लेंगे, सामाजिक जीवन की बात करने वाले हैं। भाई सामाजिक जीवन की अगर बात करते हैं तो पहले देखते हैं कि उस समय का परिवार कैसा था। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। उस समय का परिवार था भाई संयुक्त परिवार, एक एक घर में चार चार पांच पीढ़ी रह रहे हैं, नाना नानी साथ में, दादा दादी साथ में रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हो संयुक्त परिवार था। और ये कैसा था, प्रीति सतात्मक था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो मातृ सतात्मक थे, लेकिन इस समय के लोग प्रीति सतात्मक थे। ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि वैदिक काल में प्रीति सतात्मक जीवन था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा और बात करेंगे स्त्रियों की दशा की बात करेंगे डायरेक्टली, और बहुत सारी चीजें मनोरंजन का है, बहुत सारे खान पान का, तो चीजों को चर्चा नहीं करेंगे, उससे सवाल आते ही नहीं है, तो क्यों कर चर्चा करना। अब थोड़ा स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे पहले ऋग वैदिक काल का। तो भाई ऋग वैदिक काल में देखिए ये जो प्रीति सतात्मक संयुक्त परिवार देख रहा है, यही हम बाद में आगे बढ़ते हैं जब उत्तर वैदिक काल में तो संयुक्त परिवार थोड़ा थोड़ा कम होता है, कुछ कुछ 2 पीढ़ी के लोग रहने लगते हैं, लेकिन उन चीजों की चर्चा करना यहाँ पे जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। अब क्या है कि स्त्रियों की दशा क्या है, देख एक ऋग्वेद में एक शब्द हुआ ज्योतिस्तम, ज्योतिस्तम। देखिए शब्द जो हुआ है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए एक शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में, इसका मतलब होता है इस पत्नी ही घर है। क्या है भाई, पत्नी ही घर है। तो सोच लीजिए इसमें स्त्रियों की दशा थोड़ा अच्छा माना जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा माना जा रहा है कि पत्नी को ही बताया कि पत्नी ही घर है, ये चीज बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे इस समय की कुछ स्त्रियां विदुषी थी, मतलब विद्वान, कुछ विदुषी का नाम देखने को मिलता है, जो बहुत सारे ऋग्वेद के बात करेंगे, ऋग्वेद में बहुत सारे ऋचाओं के उनको ऑथर के रूप में जाना जाता है, जैसे कि लोपमुद्रा। देखिए ऋग्वेद एक ऐसा वेद है कि जिससे केवल ऋग्वेदिक काल का जानकारी मिलता है। और ऋग्वेद के बाद जितने भी वेद आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, अरण्यक हो, उपनिषद हो, जितने भी वैदिक साहित्य हैं, उनसे हमें पूरे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलता है। ये चीजों को ध्यान रखें, ऋग्वेद से केवल ऋग्वेद का जानकारी मिलता है। तो उसमें लिखा है लोपमुद्रा, अपाला, ये सारे ये सब सारा का बस आपको नाम याद रखना, ठीक है। घोषा, ये सारे ऋग्वेद काल का क्या है, तो विदुषी हैं, विद्वान है, ठीक है, स्त्रियां विद्वान है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा आप देखते हैं कि सती प्रथा इसमें नहीं था, सती प्रथा का प्रचलन इसमें नहीं था, ओके। बाल विवाह तक का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन हो जाता है। लेकिन चीजें समझिए कि बाल विवाह अभी तक नहीं है। उत्तर वैदिक काल में हम बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल में बात करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में बात करेंगे तो बाल विवाह हो जाता है। क्या होता है, बाल विवाह का थोड़ा थोड़ा प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। चीजें समझ रहे हो आप लोग, चीजें ठीक है। सती प्रथा नहीं था। अब देखिए जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे ही हमने क्या लिखा, ज्योतिषम इस्तेमाल हुआ, ये हम उत्तर ऋग वैदिक काल की बात करें, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल की अगर बात करेंगे, स्त्रियों की दशा की बात करेंगे, ये चीज मैंने इसलिए किया, आप समझ ले चीजों को। स्त्री दशा की बात करेंगे तो इसमें स्त्रियों के लिए अगर बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। मैंने बताया था ब्राह्मण क्या होता है, वेदों को समझने के लिए जो लिखा गया शॉर्ट में उसको ब्राह्मण बोले। तो ऐत्रेय ब्राह्मण बोला गया कि स्त्रियां समस्त दुखों का कारण है। देख लीजिए, समस्त दुखों का कारण, चीजें समझ लीजिए कि यहाँ पर स्त्रियों का इतना वैल्यू गिर चुका है कि स्त्रियों को बोला जा रहा है समस्त दुखों का कारण। यही स्त्री को बोला जा रहा है कि पत्नी ही घर है, यहाँ पे समस्त दुखों का कारण बोला जा रहा है। ऋग वैदिक का, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में एक और मिलता है मैत्रेयानी संहिता, मैत्रेयानी संहिता। तो मैत्रेयानी संहिता में क्या कहा जाता है भाई, इसमें बोला गया है कि जो स्त्री है, स्त्री जो है, जुआ, शराब, ये सब क्या, जो इस सब का जो विष है, ये सब के समान है स्त्री। मतलब इनका जो नशा, जैसे कि जुआ हो गया, शराब हो गया, विष हो गया, इनका जो नशा, इनका जो लत है, इसके जैसा है स्त्री। तो
तो मैत्रायणी संहिता में ये चीजें बताई गई है। मतलब आप चीजों को देख लीजिए कि हम बात करें शतपथ ब्राह्मण में क्या अर्धांगिनी बोला गया स्त्री को, लेकिन ये देखिए कि कुल मिला के स्त्रियों का कहीं कहीं दशा खराब बताया जा रहा है, कहीं कहीं अच्छा बताया जा रहा है। तो जैसे चीजें आगे बढ़ती गई तो स्त्रियों का दशा थोड़ा बिगड़ते गया वैदिक काल में। तो बस ये चीजें ध्यान रखिए कि एतरे ब्राह्मण में क्या बोला गया, यहाँ पे हमारा ऋग्वेद में क्या इस्तेमाल है, चीजों को बस थोड़ा थोड़ा रखना है और इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें क्लियर आपका हो जाएगा। और कुछ ज्यादा इसमें आता नहीं है सवाल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम एक चीज और बात करेंगे, जैसे कि कुछ पॉइंट के बात करें, जैसे कि बात करने वाले हैं कि उसमें जो वस्त्र पहनता था उस वस्त्र का क्या क्या नाम था, क्योंकि सवाल आ सकता है। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं चीजों क्लियर करूं। जैसे कि एक था वस्त्र नीवी, एक वस्त्र था वासस, एक वस्त्र था अधोवास, इस सब सारे वस्त्र का नाम है। एक था उष्णिस। नीवी कमर के नीचे जो भी वस्त्र पहनते उसका नीवी बोला जाता था। वासस कमर के ऊपर। अधोवास कमर के ऊपर, लेकिन कमर के ऊपर पहनते थे, लेकिन ये कमर के ऊपर कहने का ढकने के लिए, जैसे कि हम बात करेंगे ढकने के लिए, जैसे कि बात करेंगे साल था उस समय, अंगोछा था, ये सब चीजें इस्तेमाल होता था, उसको अधोवास बोलते। उष्णिस की बात करेंगे तो उष्णिस एक तरह से पगड़ी था, पगड़ी के इस्तेमाल हुआ शब्द उष्णिस। ये चीजें वस्त्र के बारे में हमने देख लिया, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। अब थोड़ा सा हम समाज की बात करेंगे। देखिए सामाजिक जीवन पढ़े तो थोड़ा समाज की बात करें। समाज कैसा था भाई, तो ग्रामीण था। कैसा था, ग्रामीण था। वो कि ग्रामीण था और कबीलाई ढांचा था। मैं जस्ट अभी मैंने बताया कि कबीलाई ढांचा था, कबीला में लोग रहते थे। ओके, इनका मुख्य रूप से पशुपालन ही था मेन आर्थिक क्रिया। कृषि दूसरे, कृषि की बात करेंगे तो सेकेंडरी था, सेकेंडरी था कृषि, खेती करना इनका सेकेंडरी रूप से सेकेंडरी पैसा था। ओके, जैसे कि हम बात करें कुछ शब्द इस्तेमाल हुए, जैसे कि उपजाऊ भूमि के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ गया, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा। ओके, अब जो बंजर भूमि था, जो कम उपजाऊ था भूमि था, तो बंजर भूमि के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है खिल। ये शब्द को खाली ध्यान रखें, खिल, कहीं कहीं खिल की याद, खिल की लिखा रहता, तो ध्यान में आपको रहना चाहिए खिल, ठीक है। हल, हल के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द, हल के खुड़ के लिए जो जैसे बात करेंगे, हल का जो खुड़ होता है, जैसे कि हल जो लगाते थे उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है सीता। कहीं कहीं सीता भूमि भी देखने को मिलता है, चीजें समझिए कि जुते हुए खेत के लिए बोलेगा, ठीक है। ये सब सारे चीजें इस्तेमाल हुए कृषि में, हम इस चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रमुख शब्द हैं, उन चीजों को मैं बारे में बता दूं, और भी ज्यादा हम इस चीजों के अंदर में डिटेल में नहीं जाएंगे। जब बीपीएससी के लिए हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, सारे चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये सारे चीजें आपको क्लियर होगा, एक भी चीज आपको छूटने का चांसेस नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक चीज बताने वाला हूं आपको कि कुछ प्रमुख शब्द जो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो हम उन चीजों को चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो मेरे अनुमान से वैदिक सभ्यता से 2-3 प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री को आप उतना ज्यादा आपको डीपली नहीं लेना, इमोशनली नहीं लेना कि नहीं चीज को कैसे छोड़ दें, इतना नहीं लेना। आपके वनडे एग्जाम में इतना सवाल आता नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे गाय के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था अघन्या। अघन्या मतलब हो गया, अघन्या मतलब होता जिसका वध ना हो, जिसका वध ना करने योग्य हो, इसलिए गाय को बहुत ही पवित्र माना गया कि गाय का वध नहीं करे, अघन्या इस्तेमाल हुआ। जैसे राजा के लिए इस्तेमाल हुआ, राजा के लिए शब्द मैंने बहुत सारा बताया, गोपति, गोप्ता, ठीक है, यही तो आपको पता, गोप्ता, भूपति, सब चीजें, ठीक है। अब देखो धनी व्यक्ति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ, जो धनी व्यक्ति उसमें था, रिच व्यक्ति था, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है गोमत। जिसके पास जितना गाय उतना अमीर, बात खत्म, जिसके पास जितना गाय उतना अमीर, तो याद करने की चीजें हैं ही नहीं, ठीक है। बात करेंगे और भी चीजें, जैसे पुत्री के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, पुत्री के लिए, बेटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है दुहिता, दुहिता। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि हलवाहा, जो हलवाहा उस समय था, उसके लिए शब्द, जो हल चलाता था उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कीवाश, क्या, कीवाश, ठीक है। चीजें आपको ध्यान में होगा। उपजाऊ भूमि के लिए मैंने जस्ट बता दिया उर्वरा, मरुस्थल के लिए मैंने धन्य ऑलरेडी बता चुका हूं, अनाज के लिए धान्य, ठीक है। ये सारे चीजें आपको ध्यान रखिएगा, तो आपका इससे ज्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, तो इस वीडियो को
देखने के बाद आपको वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये सारे चीज़ आपको क्लियर होगा। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद करने वाला था, ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखा 6-7 पॉइंट, ये चीज़ें, फिर आप थोड़ा सा जन्म और कुलप, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लें, सभा समिति के बारे में जान लें, और आपके पास जो भी चीज़ें हैं बुक, उनको बस आप रिविजन करते रहिए, ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं चीज में एक और बताता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ जन, तो जन के लिए ऋग्वेद में ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख है, ध्यान रखिएगा 275 बार उल्लेख किया गया है जन शब्द का। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वही 20 शब्द के लिए 170 बार इस्तेमाल हुआ है, 20 शब्द 170 बार ऋग्वेद में इस्तेमाल हुआ है। तो ऋग्वेद में कितने बार कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये चीजें पूछ सकता है, तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और भी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं चीजें आपको बताऊं, और आपको ज्यादा डिटेल, ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत सारा मैं चीजें डाटा डाल दूं और वो फायदा ही नहीं हो। ऐसा मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बस मुझे बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसलिए जितना भी कम चीज़ें, वीडियो कम मिनट का हो और कम डाटा से कुछ ज़्यादा एग्जाम में आप कर पाएँ अच्छा, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, तो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, महाजनपद हो या हो सकता है तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म की बात करने वाले हैं, और वो हमारा पॉलिटी का वीडियो हमारा चल रहा है, तो चीज़ों को भी देखते जाइए, और साथ में डेली आप जिस चीज़ों को, वीडियो को ध्यान से देखिए। कोई भी वीडियो को स्पीड करके नहीं देखना, इजिली आराम से स्लो करके, जितना स्पीड नॉर्मल होता है उतनी की स्पीड में देखेंगे ध्यान से। नोट्स बनाने तो नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज PDF आपको अवेलेबल सब कुछ का आपको ऐप पे हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, सारे PDF आपको तैयार किया जाएगा, तो उसको सारे ऐप पे PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद। इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को साथ में रिकमेंड भी करिएगा। धन्यवाद।